नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमारे लास्ट सेशन में जो पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न थे वो शेष रह गए थे, यानी कि चैप्टर आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसके लिए हमने अर्थ ग्रहण संबंधी भी यहाँ पर जो प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस किया और साथ ही अब हम अभ्यास के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ के साथ, यानी कि अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर 4 से 5 जो हमारे एक तरह से पठित गद्यांश जो आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उनको हमने पढ़ लिया था। जैसे कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी कि लुट्टन कौन था, उसका नाम क्यों फैला था, यानी कि लुट्टन कौन था और उसका नाम क्यों फैला था। जैसे कि हमने कहा कि लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश उसकी शादी तो हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, यानी कि शायद उसकी भी मृत्यु हो जाती, क्योंकि 9 वर्ष का छोटा सा बच्चा कैसे जीवित रह पाता इस संसार में। तो अब हमने लास्ट जो हमारा 5वां यहाँ पर पठित गद्यांश था उसको भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया था और पहलवानों की कुश्ती और दांवपेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी और कुछ सोचे समझे बिना वो दंगल में उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी थी। शेर का बच्चा कौन था? शेर का बच्चा जो वहां का एक सबसे बड़ा पहलवान था और उससे लड़ने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती थी। तो इस तरह से बादल सिंह के साथ पंजाब में पहले से श्यामनगर मेले में आया हुआ था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग सुंदरता से टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी और इस दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना करने से भी घबराते थे। वह टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता रहता था। जो वहां पर शेर का बच्चा जो मतलब एक तरह से जिसका नाम रखा गया था। तो देखिए, प्रथम पंक्ति में वह कौन है? वह एक बार दंगल देखने श्यामल नगर में गया। तो प्रथम पंक्ति में जो यह है वो कौन है? वो है लुट्टन पहलवान। कौन गया था कुश्ती देखने, दंगल देखने? लुट्टन पहलवान गया था। और बिजली उत्पन्न होने का आश्रय बताइए। बिजली उत्पन्न होने का आश्रय है कि प्रबल जोश उसके अंदर आ गया और जो एक तरह से जवानी की मस्ती व ढोल की ललकार ने लुट्टन की नसों में जोश भर दिया। अगला था शेर का बच्चा कौन था, उसे ये टाइटल कैसे मिला? तो शेर का बच्चा था पहलवान बादल सिंह, जो था चांद सिंह का शिष्य और वो पंजाब से आया था। और जब उसने 2-3 दिन में ही जितने भी पंजाबी वो पठान पहलवानों की टोली में अपनी जोड़ी व उम्र के पहलवानों को हराकर वह ये जो सारा टाइटल था वो प्राप्त किया था। लास्ट यहाँ पर इसमें प्रश्न था, चांद सिंह ने अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए वो क्या करता था? वो मैदान में लंगोट बांधकर, जो दंगल का मैदान होता था उसमें लंगोट बांधकर अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था और बीच बीच में दहाड़ भी लगाता था, इसीलिए उसको शेर का बच्चा कहते। तो अब हम जो हमारा यहाँ पर छठा गद्यांश है इसको पढ़ते हैं। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, ए मरा पर वाह रे बहादुर। लट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और अपने पैतरे दिखाने लगा। साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसको 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ।
तो देखिए यहाँ पर क्योंकि कोई भी यहाँ पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि लुट्टन जो कि बहुत छोटी उम्र का बच्चा था कि वो ये सारी चीजें कर पाएगा। शांत दर्शकों में खलबली मचने का क्या कारण था? तो शांत दर्शकों में खलबली मचने का एक सबसे मेन कारण था कि लुट्टन ने मेले के जो मशहूर पहलवान था, जिसको शेर का बच्चा नाम दिया गया था, चांद सिंह को चुनौती दे दी थी। चांद सिंह को चुनौती देने का मतलब हंसी का खेल नहीं था, इसीलिए दर्शकों के बीच में खलबली मच गई। दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई कि अब क्या होने वाला है। लुट्टन पर किसने आक्रमण किया, उसने क्या प्रतिक्रिया? लुट्टन पर चांद सिंह ने आक्रमण किया, जाहिर सी बात है, और लुट्टन ने बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। अगला है, राजा साहब चांद सिंह की कुश्ती के बारे में जानते थे। वह पहले ही शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर चुका था। लुट्टन पहली बार दंगल में खड़ा था, इसलिए राजा साहब ने कुश्ती बीच में रुकवा दी। क्योंकि जब जो लुट्टन था वो उसने मतलब जबरदस्ती वो उसने जानबूझकर क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा जोश आ गया था, वो भी कुश्ती करना चाहता था, तो उसने जानबूझकर जो शेर का बच्चा था उसको चुनौती दे डाली। तो राजा साहब जानते थे कि जो चांद सिंह है यानी कि शेर का बच्चा जो है वो एक तरह से लुट्टन उससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक सबको जितने भी पहलवान है सबको हरा दिया है, और वो नहीं चाहते थे कि इस छोटे से बच्चे की मतलब बहुत कम आयु थी उसकी अभी, इसकी खामखा मृत्यु हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने कुश्ती को बीच में रुकवा दिया था। अगला है, राजा ने लुट्टन को क्या नसीहत दी? देखिए, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि लुट्टन ये दंगल करे, ये दंगल खेले, क्योंकि उसमें जान का खतरा भी हो सकता था। तो उन्होंने लुट्टन को 10 रुपए का नोट दिया और उसकी हिम्मत की प्रशंसा की, इसलिए कि वो तैयार हुआ चांद सिंह से लड़ने के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने उसे घर जाने की नसीहत भी दे दी। उन्होंने कहा कि अभी तुम छोटे हो और तुम अभी घर जाओ। अगला गद्यांश भी यहाँ पर दिया गया है। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए, पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठा, उसे लड़ने दिया जाए। तो देखिए, अब जब लुट्टन जो है लड़ने लगा, तो काफी सारे एक तरह से लोगों के अंदर बहुत उत्साह हो गया, लोग उत्तेजित हो गए देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो यहाँ पर लड़ना यानी कि अपनी जान से हाथ धो बैठना। तो भीड़ बिल्कुल अधीर हो रही थी कि आखिर एंड क्या होगा, अंत क्या होगा इस लड़ाई का। अब जो अभी तक जो बाजे बज रहे थे वो बाजे सब बंद हो गए, क्योंकि ये सच में जिसके लिए ये खेल खेला जा रहा था, ये वो अभी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर पहलवानों की जमायत, जो पंजाब से आई हुई पहलवानों की जमायत थी पूरी, वो क्रोध से पागल हो गई, बिल्कुल गुस्से से पागल हो गई और लुट्टन पर गालियों की वर्षा करने लगी। क्यों करने लगी? वो उनको बताने लगी कि तुम क्यों एक तरह से क्यों तुम मरना चाहते हो, क्यों तुम अपनी मौत को बुला रहे हो, क्यों तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। तो इस तरह से वो सारे जो हैं वो लुट्टन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे, बहुत एक तरह से उसको गालियां देने लगे। और कई कई तो जो कोई जो लोग थे वो लुट्टन के पक्ष में भी थे और बीच बीच में वो चिल्ला रहे थे कि उसे लड़ने दिया जाए। यानी कि कुछ लोग, क्योंकि जो लोग लुट्टन की हिम्मत देखकर एक तरह से बिल्कुल प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे, तो वो चाहते थे कि लुट्टन लड़े, वो आखिरी तक लड़े, यानी कि वो इस शेर के बच्चे को यानी कि चांद सिंह को सबक सिखाए। तो वो बीच में चिल्ला रहे थे कि उसे लड़ने दिया जाए, उसे लड़ने दिया जाए। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा स्टैंजा है ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पढ़ते हैं कि भीड़ की अधीरता का कारण क्या था। देखिए, बहुत ही छोटा स्टैंजा है, लेकिन प्रश्न आप देख सकते हैं 4 हैं। तो यहाँ पर कभी भी ये जो आपका स्टैंजा होता है ये इसलिए नहीं होता कि आप छोटे बच्चों की तरह कि आप इसको पढ़ें और उसके बाद तुरंत आप उसके उत्तर दें।
ये इसलिए होता है कि आप इसको पहले पढ़ें, उसके बाद समझें और उसके बाद इसके उत्तर देने की कोशिश करें। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पहला प्रश्न हमने पढ़ा कि भीड़ की अधीरता का क्या कारण था। तो भीड़ की अधीरता का कारण था कि जो लुट्टन है वो सबसे खतरनाक पहलवान शेर के बच्चे यानी कि चांद सिंह से लड़ रहा था। तो एक तरह से भीड़ जो है ये एंड देखने के लिए कि क्योंकि उससे लड़ना मींस अपनी जान से हाथ धो बैठना, अपने आप को मृत्यु के मुख में डालना। तो भीड़ अधीर हो रही थी कि आखिर आगे क्या होने वाला है। बाजे बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों की जो जमायत थी यानी कि वो क्रोध से लुट्टन को गालियां देने लगे। अगला है लुट्टन पर गालियों की बौछार कौन कर रहा था और क्यों। पंजाबी पहलवान लुट्टन की पहलवानों की जो जमायत थी वो लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था लुट्टन पर, क्योंकि वो खुद चांद सिंह से हार चुके थे, चांद सिंह से वो हार गए थे। तो वो सोच रहे थे कि ये क्यों यहाँ पर लड़ने के लिए आ गया है। और अगला प्रश्न है दर्शकों की मंडली उत्तेजित क्यों हो रही थी। तो दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी देखने के लिए कि आखिर क्या होने वाला है, आखिर इसके आगे क्या होगा। लुट्टन के पक्ष में एक दो दर्शक ही क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि देखिए सारे जो दर्शक थे कुछ पंजाबी पहलवानों के साथ थे, कुछ चांद सिंह के साथ थे। और क्योंकि लुट्टन ने बहुत ही हिम्मत दिखाई थी, यहाँ पर हिम्मत वाली एक काम किया था। देखिए ये सबके बस की बात नहीं होती कि एक पहलवान जिसने पूरे पंजाब से आए हुए पूरे जितने भी पहलवान थे उनकी पूरी जमायत को हरा दिया, यहाँ पर लोकल में जितने पहलवान थे उन सभी को हरा दिया। तो एक तरह से उससे लड़ना बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात थी। तो कुछ लोग जो चाहते थे, जिनको लग रहा था कि वो कुछ कर लेगा, वो जीत जाएगा, तो वो चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि उसे लड़ने दिया जाए, उसे लड़ने दिया जाए। तो इस तरह से देखिए सारे प्रश्न जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगला यहाँ पर हमारा जो काव्यांश है, जो गद्यांश है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लास्ट में जो पंजाबी पहलवान थे वो चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने ही पुरस्कृत नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख भी लिया। देखिए जो पंजाबी पहलवानों की जमायत थी वो एक तरह से चांद सिंह यानी कि जो शेर का बच्चा जो हार चुका था उसकी आंखें पोंछ रही थी, यानी उसे संतावना दे रही थी। और राजा साहब ने यहाँ पर लुट्टन को केवल पुरस्कृत ही नहीं किया बल्कि अपने दरबार में हमेशा के लिए रख लिया, और तब से वो राज पहलवान हो गया। और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे, यानी कि राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह पिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि वो अब राज पहलवान बन चुका था, राजा के महल में रहता था। तो वहां के पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। और कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया, यानी कि मौत के घाट उतार दिया। तो कौन किसकी आंखें पोंछ रहा था और क्यों। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी, क्योंकि अब चांद सिंह जो है हार चुका था, तो वो सब उसे संतावना दे रहे थे। अगला प्रश्न है, लुट्टन सिंह का विरोध किसने किया और क्यों। तो देखिए लुट्टन सिंह का विरोध जो है राज पंडितों ने किया और मैनेजर ने किया, क्योंकि ये सब क्या थे, उच्च जाति के थे और लुट्टन जो है नीच जाति का था। वे क्षत्रिय या ब्राह्मण को ही राज पहलवान बनाना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने इसका
विरोध किया। लुट्टन के विरोधों से तत्कालीन समाज की किस बुराई का पता चलता है? जब लुट्टन का विरोध हो रहा था तो उस समय की जो तत्कालीन समाज है उसमें उनकी कौन सी बुराइयों का पता चल रहा है? तो देखिए साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर उस समय क्षेत्रवाद तथा जाति प्रथा जोरों पर थी। उस समय क्षेत्रवाद तथा जाति प्रथा जोरों पर थी। निम्न जाति के व्यक्तियों को सरकारी पदों व लाभ से दूर रखा जाता था। तो इस तरह से ये प्रश्न भी क्लियर। लुट्टन की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैली? लुट्टन की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैली? तो लुट्टन ने चांद सिंह जैसे पहलवान को हराया। दूसरा, राज दरबार में रहकर उसने एक एक नामी पहलवानों को चित किया, जिससे कि उसकी जो कीर्ति है वो चारों तरफ दूर दूर तक फैल गई। अगला हमारा गद्यांश यहाँ पर है, मेलों में वह घुटने तक का लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी पहने, मतवाले हाथी की तरह झूमता था। दुकानों को चुहल करने की सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 शेर। तो यानी कि कहते पहलवान कहता कि आप थोड़े थोड़े की बात क्यों कर रहे हैं, 1.5 शेर ले आइए। मेले में लुट्टन सिंह क्या पहनता था? तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, मेले में लुट्टन सिंह घुटने तक का लंबा चोंगा पहनकर अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मस्त एक हाथी की तरह घूमता था। अगला प्रश्न है, दुकानदार उसके साथ क्या करते थे? तो दुकानदार उसके साथ चुहलबाजी करते थे, यानी कि एक तरह से उसके मजे लेते थे। अगला, हलवाई उसे क्यों बुलाता था? हलवाई उसे दुकान पर बुलाता और उसे ताजा रसगुल्ले का नाश्ता करने के लिए कहता। हलवाई के बुलाने पर लुट्टन की क्या प्रतिक्रिया होती? हलवाई के बुलाने पर लुट्टन जो है वो नाश्ते का निमंत्रण पाकर बच्चे की तरह खुश हो जाता, यानी कि उसको बहुत ज्यादा खुशी होती और वो कहता कि थोड़े नहीं बल्कि पूरे 1.5 सेर लेकर आओ, और वो पूरे 1.5 सेर खाने बैठ जाता। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला गद्यांश भी कंप्लीट। अगला है, दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अंततः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से हो रहा था। प्रतिदिन पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी समझते। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैंने पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी ही बहुत सारी बातें कहकर वो कहा करता था, और फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कब कैसे आदि की शिक्षा वो नित्य अपने बच्चों को दिया करता था। तो इस तरह से जो लुट्टन के बच्चे थे, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु तभी हो चुकी थी जब उन्होंने उनके दोनों बच्चों को जन्म दिया था, तो लुट्टन के जो दोनों बेटे थे, अब उनको देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पहलवान के बेटों का भरण पोषण राज दरबार से क्यों होता था? क्योंकि वो पहलवान के बेटे थे और उनको आने वाले समय का, यानी भावी पहलवान उन्हें घोषित कर दिया गया था, इसीलिए उनका भरण पोषण बिल्कुल अच्छे से राज दरबार में हुआ करता था। राजा के दरबार में उनका सब कुछ, खाना पीना रहना सोना कसरत सब कुछ वहीं पर होता था। पहलवान अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दिया करता था? पहलवान अपने पुत्रों को शिक्षा देता था कि ढोल की आवाज के प्रताप से ही आज मैं इतना बड़ा पहलवान हुआ हूँ। जब भी तुम दंगल में उतरो तो ढोल को प्रणाम करना, और साथ ही मालिक को कैसे खुश रखना चाहिए, कैसे उनसे साथ कैसे और कब उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि ये सारी शिक्षाएं वो देता था। अगला है, लुट्टन किसे अपना गुरु मानता था और क्यों? देखिए, लुट्टन ढोलक की आवाज को ही अपना गुरु मानता था, क्योंकि देखिए बचपन से ही जब 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो शायद उसके पास बहुत सारा इस तरह से संसाधन नहीं होंगे या इस तरह की चीजें नहीं होंगी कि वो ये सब चीज कर सके, पहलवानी कर सके। लेकिन
वो क्या करता था, वो एक तरह से ढोल को ही अपना गुरु मानता था। वो कहता था कि ये ढोल ही मेरा गुरु है और इसी के आधार पर मैं चलता हूँ। आज गांव में आखाड़ खत्म हो रहे हैं, आखाड़ खत्म हो रहे हैं, यानी कि आज गांव में आखाड़ खत्म हो रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आज गांव में पहलवानों को आदर सत्कार न मिलना, गांव के पास समय अभाव होना, कुश्ती को आदर सम्मान न देना, अखाड़ों से अच्छी आय का साधन न बन पाने के कारण गांव से अखाड़े समाप्त हो रहे हैं। देखिए, अगला यहाँ पर गद्यांश है। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किराए के पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथों में ले लिया। राजा साहब के समय स्थिरता आ गई थी। राजकुमार आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवानों तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, नए मैनेजर से कहा, पहलवान को साफ जवाब मिल जाए कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से बिल्कुल उसको नहीं बताया ही नहीं जा रहा है कि आपको क्यों निकाला जा रहा है राज दरबार से। तो देखिए, पहला प्रश्न, पहलवान को किए कराए पर पानी क्यों फिरा? पहलवान ने जो कुछ किया था उसके किए कराए पर पानी क्यों फिरा? देखिए, पहलवान, जब राजा ने लुट्टन को राज पहलवान बनाया तो वह केवल 15 वर्ष में अपने लड़कों को शिक्षा दीक्षा देकर भावी पहलवान बन गया था। परंतु राजा की मृत्यु होते उसकी सारी योजना फेल हो गई और नए राजा ने उसको निकाल दिया। तो इस तरह से जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर। सत्ता परिवर्तन होने के क्या परिणाम है? सत्ता परिवर्तन होते ही नए राजकुमार ने विलायती ढंग से शासन शुरू किया। उसने पहलवानी की जगह घोड़ों की रेस को बढ़ाया, प्रशासनिक स्थिरता को दूर कर किया और राज पहलवान को राज दरबार से हटा दिया। अगला है, पहलवान को राज्याश्रम क्यों नहीं मिला? पहलवान को राज्याश्रय क्यों नहीं मिला? देखिए, पहलवान जो था उसके भावी पहलवानों का जो दैनिक भोजन व्यय अधिक था। दूसरे राजा की रुचि दंगल में नहीं थी, इसीलिए पहलवानों का राज्याश्रम नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, मैनेजर ने लुट्टन को कैसे निकाला? मैनेजर ने लुट्टन को कैसे निकाला? तो मैनेजर नीच जाति के लुट्टन से पहले से ही चिढ़ते थे। नए राजा को पहलवानों का शौक नहीं था, अतः जब उसे पहलवानों के व्यय पर ऐतराज जताया तो मैनेजर ने उसकी बात का समर्थन किया तथा उनके खर्च को हैरिबल बताकर पहलवानों को दरबार से हटा दिया। अगला यहाँ पर गद्यांश है, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार ही चुनौती दे रही थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, परंतु गांव के नृत्य, उपचार, औषधि, पथ्य विहीन प्राणियों में वह सब संजीवनी की शक्ति भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटने का कोई गुण था और न ही महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति का। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मृत्यु से वे डरते नहीं हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर और भी काफी सारे आपके यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण आपका पाठ से दिए गए प्रश्नों के उत्तर। इनको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेचों में क्या तालमेल था और पाठ में आए नए ध्वन्यात्मक शब्द
और ढोल की आवाज आपके मन में कैसे ध्वनि पैदा करती है उसे शब्दों में दीजिए। तो देखिए पहला ही प्रश्न जो है ये बिल्कुल आपके लिए है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे धाक धिना तिरकट धिना, दांव काटो बाहर आ जाओ, चटाक चटधा चटाक चटधा, उठा पटक दे, धिना धिना धिक धिना, चित करो, ढ्राक ढिना, यानी कि वाह पट्ठे, चिट गिट धा, मत डरना। ये ध्वन्यात्मक संकेत हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, और अनेक मोड़ ऐसे हैं जहां पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आते हैं और वे निम्नलिखित हैं। तो कहानी में आपको कहीं पर ऐसा लगा हो कि लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आया है, और परिवर्तन कैसे है? बचपन में 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। किसकी विधवा सास ने? जो लुट्टन पहलवान है उसकी पत्नी की जो माँ है उन्होंने, ठीक है। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर वो बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो पहलवानी करने में लग गया। किशोरावस्था में ही उसने श्याम नगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया था तथा राज पहलवान का दर्जा हासिल किया। उसने कला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सुंगा दी थी तथा अजय पहलवान बन गया था। यह 15 वर्ष तक राज दरबार में रहा। फिर उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे ग्रामीण दरबार से हटा दिया। वह गांव लौट आया और गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। और अकस्मात सूखा और महामारी की जो गांव में बीमारी आई उससे हाहाकार फैल गया और दोनों बेटे भी उसके इसी बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कंधे पर लादकर वह नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में खुद भी चल बसा। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना अगला प्रश्न नंबर 3। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है जबकि यही ढोल है, यानी कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है जबकि यही ढोल है, यानी कि वो अपने ढोल को ही अपना गुरु मानता था। तो देखिए बिल्कुल उत्तर भी इसी तरह का आपको यहाँ पर दिया गया है कि वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता था। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमने सारे के सारे जितने भी पठित गद्यांश इसमें दी गए हैं सभी को पढ़ लिया है और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।